हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ऐसा सिचुएशन आपका चल रहा है इससे आप क्या सीखते हो। आपने एक कहानी तो सुनी होगी प्यासे कौवे वाली, तो प्यासे कौवे आप भी हो इस समय, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। देखो, जब उसे प्यास लगा था, आपको कहानी पता होगा, तो जब उसे प्यास लगा था तो क्या हुआ, उसने घड़ा तो खोजा, लेकिन घड़े में जो पानी था वो क्या था, काफ़ी नीचे था। ठीक है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, पानी थी। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टडी। ठीक है, आपको स्टडी क्या करना है। तो एक तरीके का उसका जो प्यास था वो पानी से बुझने वाला था। आपको कैसे बुझने वाला है, एक अच्छे टीचर के ज्ञान से बुझने वाला प्यास है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था, उसने अपनी कड़ी मेहनत करी। आपका क्या हुआ, धीरे धीरे उसने कंकड़ डाला और क्या हुआ, आपका पानी ऊपर आया और उसने पी लिया। ठीक है, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता था कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। लेकिन अब जो आज का मॉडर्न एरा है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है, आज का जो प्यासा कौवा होगा वो कंकड़ आपका डाल के क्या करेगा, पानी को ऊपर नहीं लाएगा, वो क्या लाएगा, आपका स्ट्रॉ लाएगा, और उस स्ट्रॉ को क्या करेगा, उस घड़े में डालेगा और पानी पी के उड़ जाएगा। तो इसमें मेहनत क्या हुआ, आपका बहुत कम लगा। तो यहाँ पर मेहनत तो लगा, लेकिन किसका लगा, आपका दिमाग का मेहनत लगा। बात समझ में आ रहा है। पहले में क्या था, आपका फिजिकल मेहनत था, इसमें क्या है आपका, इसमें आपकी क्या है, मेंटल मेहनत लगी है। बात समझ में आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो ये सिचुएशन चल रही है उसमें आपको क्या करना है, अपना मेंटली यूज़ करना है, यानी आपको क्या करना है, अपने दिमाग को अच्छा करना है। ठीक है, तो आपको जो प्यास बुझानी है, अब वो स्कूल में आप क्या करोगे, सोचोगे स्कूल खुलेगा, आप एंट्री लोगे तब पढ़ोगे, तब तो वो क्या हो गया, आपका हार्ड वर्क जैसा हो गया। लेकिन ये जो सिचुएशन है, अब इसमें आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करने का टेक्निक क्या है, आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आपके क्या है, ऑनलाइन कंटेंट हैं, उन ऑनलाइन कंटेंट से क्या करो, आप सीखो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीख था आपका कि आपका एक क्या था कि प्यासा कौवा ओल्ड वर्जन एंड प्यासा कौवा न्यू वर्जन। ठीक है, तो अब स्टडी को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो ये जो स्टाइक्योमेट्री है आपका, इससे आपका जेईई मेंस आईआईटी में क्या होते हैं, आपके मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, या फिर आपका इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका स्टाइक्योमेट्री है, ये आपका किसको किसको काम आएगा, 12th प्लस मीन्स जो आपका अपीयरिंग होने वाले हैं, और साथ में आपका 11th वालों के लिए भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाओ, स्टाइक्योमेट्री होता क्या है। तो मैं यहाँ पर आपका बेस बनाता हूँ। सपोज दैट आपने कोई रिएक्शन लिखा, ठीक है, कोई रिएक्शन लिखा आपने, A + B गिव्स आउट C + D। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो, रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हो, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। तो इस ओवरऑल रिएक्शन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, आपके रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंबाइनली क्या बोलोगे आप, रिएक्शन कंपोनेंट, रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक है, क्या बोलोगे आप, रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक, तो स्टाइक्योमेट्री क्या होता है, ये आपका क्या बताता है, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ या फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या बताता है, आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या, अमाउंट का रिलेशनशिप। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप, आपका अमाउंट का रिलेशनशिप। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप A 20 ग्राम लेते हो तो A से आपका C, ठीक है, क्या कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, अगर आप A को 10 ग्राम लेते हो तो A से आपका क्या होगा, C कितने ग्राम बनेगा। तो ये क्या हो गया, आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया कि अगर आप क्या करते हो, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितना अमाउंट बनेगा, या फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको B कितना लेना होगा। सपोज दैट आपका यहाँ से 2 ग्राम A किसके साथ, 5 ग्राम B के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, मान लो आपका 4 ग्राम C बनाता है। ठीक है, तो 2 आपका 5 ग्राम से रिएक्ट किया तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, आपका स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्री का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाता हूँ स्टाइक्योमेट्री आपका हुआ क्या। ये था आपके समझने वाली बात। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछता है कि स्टाइक्योमेट्री है क्या, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, इट इज कैलकुलेशन, it is calculation based on quantitative relationship
quantitative relationship between reactant and product। ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट आपको पता होगा और प्रोडक्ट का क्या करना होगा, आपको निकालना होगा। तो उनके बीच में जो कैलकुलेशन करोगे आप क्वांटिटी के बेसिस पर, वही क्या कहलाएगा आपका स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसमें होगा क्या, यू विल नो या फिर यू विल कैलकुलेट amount of one reaction component, one or more reaction components with respect to given amount of reaction component। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दूसरा जो लाइन मैंने लिखा है कि आपके रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन कंपोनेंट हैं, तो उसमें से क्या होगा, आपको एक का अमाउंट दिया होगा और बाकी एक या एक से अधिक का आपको क्या पूछेगा, अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करेगा, पूछेगा या फिर कैलकुलेशन कराएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो आपका क्या है, जैसे आपने लिखा था A + B गिव्स आउट C + D, तो इनमें A B C D मतलब ये किस अमाउंट में आपका, या फिर ये कैसे इनका जो अमाउंट है आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा अमाउंट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है, किस में करोगे, आइदर आप किस में करोगे, वेट में करोगे, ठीक है, या फिर किस में करोगे, आप वॉल्यूम में करोगे। ठीक है, अदर आप किस में करोगे, वेट में करोगे या फिर वॉल्यूम में करोगे। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका 2 ग्राम है, ये आपका 5 ग्राम है, ये समथिंग ग्राम है और ये समथिंग ग्राम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप यहाँ पर इनका जो फिजिकल स्टेट अगर वो गैस होगा तो आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, 50 ml हो गया या 100 ml हो गया, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से। यहाँ पे आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप आपका किस में होगा, आपका वेट और वॉल्यूम में होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको पहला क्या देखने को मिलेगा, कैसा क्लासिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर पहला जो रिलेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, वेट रिलेशनशिप। मतलब क्या हो गया इसका, ध्यान समझिएगा, वेट रिलेशनशिप का कि आपको क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा, ठीक है, और आपसे क्या करेगा, दूसरे रिएक्शन कंपोनेंट के अमाउंट को क्या करेगा, वेट में पूछेगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, आपका वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि आपको एक वेट में आपको दिया होगा अमाउंट, दूसरा वॉल्यूम में निकालना होगा, या फिर वॉल्यूम में दिया होगा वेट में निकालना होगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका हो गया वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी क्या होगा, रिएक्शन कंपोनेंट वॉल्यूम में दिया होगा और दूसरा वाला भी किस में आपको निकालना होगा, वॉल्यूम में निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया कि अगर फिजिकल स्टेट, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो कंपोनेंट्स है उनका फिजिकल स्टेट क्या हुआ, अगर आपका पहला फॉर गैसेज अगर गैसेज हैं तो इनकी स्टडी को, जो स्टोइकियोमेट्री उस समय लगाओगे उसको क्या बोला जाता है, आपका गैस एनालिसिस। ठीक है, गैस एनालिसिस कहने का क्या मतलब है कि ABCD अगर आपकी सब के सब चारों क्या गैस है, तो उस समय जो आप स्टोइकियोमेट्री लगाओगे आप, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या बोलोगे, गैस एनालिसिस और यूडियोमेट्री। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, वो सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, ABCD क्या हो सकता है, आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो फॉर सोल्यूशन आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और इसी को बोला जाता है आपका टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन।
तो ये था आपके पास कुछ बेसिक टर्म जो आपको पता होने चाहिए थे। अब यहाँ पर आते हैं कि स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, आपके पास न्यूमेरिकल ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका हो सकता है कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपकी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा प्रॉब्लम, तो मैंने बता दिया कि 3 तरीके के रिलेशनशिप बनेंगे, एक वेट वेट रिलेशनशिप, दूसरा वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप और तीसरा आपका वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के मेथड क्या है, ठीक है, सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग आपके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप आज का पहला तरीका मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें से आपका होता है पहला मोल मेथड, मोल मेथड, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होता है आपका, मोल कॉन्सेप्ट के, मोल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, क्या लगाते हो, मोल कॉन्सेप्ट। इस मेथड में करते क्या है, आपके पास कोई रिएक्शन है पर्टिकुलर, तो इसमें क्या करना होता है, आपको 3 स्टेप फॉलो करना होता है। स्टेप 1 क्या करते हो आप, ध्यान से समझिएगा, जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको आप क्या करोगे, राइट डाउन कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, जिस भी केमिकल रिएक्शन की बात आपकी होगी या फिर जिसमें आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना है, उसमें आप क्या करोगे, उसको पूरा और बैलेंस फॉर्म में लिखोगे, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। राइट डाउन, ये पहला ही स्टेप है आपका। दूसरा आपका सपोज दैट आपने जैसे लिखा, एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने 2 मोल्स ऑफ ए लिया और 3 मोल्स ऑफ बी लिया, ये क्या बनाता है आपका 1 मोल ऑफ A2B3 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे सर्टेन नंबर, ठीक है, एक बैलेंस रिएक्शन है आपका, इधर देखो 2A है, इधर 3B है, इधर 2A है, 3B है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये पर्टिकुलर नंबर, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस नंबर को क्या बोला जाता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। गौर कीजिएगा, आपने क्या किया कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको क्या लिखा, पूरा लिखा और बैलेंस फॉर्म में लिखा। बैलेंस फॉर्म में लिखने के बाद ये जो आपके आगे क्या होगा, एक नंबर रिप्रेजेंट होगा, उसको आप क्या बोलोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 ये बताता है ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, ये क्या आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, तो इससे आपको ये जानकारी मिलेगा कि जब आप 2 मोल्स ऑफ ए लोगे तब आपका क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ A2B3 बनेगा, या फिर आप जब 3 मोल्स ऑफ बी लोगे तब 1 मोल ऑफ A2B3 बनेगा। मतलब क्या कि ए का A2B3 से रिलेशनशिप आपने देखा कि कैसे होगा, और बी का A2B3 के साथ रिलेशनशिप आपने देखा। तो ये क्या हो गया आपका, 2 मोल्स ऑफ ए विल फॉर्म 1 मोल ऑफ A2B3, और आपका अगर बी के साथ रिलेशन इसका देखना है तो 3 मोल्स ऑफ बी क्या बनाएगा आपका, 1 मोल ऑफ A2B3 बनाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साथ में, एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिएक्शन कंपोनेंट, ये क्या बता रहा है आपका, डिफरेंट रिएक्शन कंपोनेंट के बीच में रिलेशन भी बता रहा है। जैसे 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करता है, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। 2 मोल्स ऑफ ए आपका 1 मोल ऑफ A2B3 फॉर्म करता है, तो ये ए और A2B3 का रिलेशन बता रहा है। 3 मोल्स ऑफ बी 1 मोल ऑफ A2B3 फॉर्म करता है, तो ये किसका रिलेशन हो गया, बी और A2B3 का हो गया। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, स्टेप 3 यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड फॉलो, यूनिटरी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम। तो ये यूनिटरी मेथड आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो अगर इससे आपसे पूछा जाए 1 मोल से कितना मोल बनेगा, तो वही आपका क्या होगा, यूनिटरी मेथड। तो उसको मैं डिस्कस करूँगा किसके साथ,
क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा, स्टैइक्योमेट्री क्या है, स्टैइक्योमेट्री में आपका रिलेशनशिप आपका कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस किस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, और आपका क्या हो गया, सॉल्व करने का तरीका क्या है। उसमें से पहला आपका तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मोल मेथड या फिर आपका मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें 3 स्टेप हैं। पहला आप क्या करोगे, पहले आप बैलेंस एंड कंप्लीट रिएक्शन लिख लो। दूसरे में आपका स्टैइक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट, और साथ में उनका आपस में रिलेशन। फिर आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब आपको एक क्वेश्चन से मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द amount of carbon dioxide gas, calculate the amount of carbon dioxide gas liberated when 1.5 gram of ethane will undergo complete combustion। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया कि आपको क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्या पूछ रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कब, जब आपका क्या हो गया, इथेन के पर्टिकुलर अमाउंट 1.5 ग्राम, यहाँ पे 1.5 ग्राम है, ये 1.5 ग्राम ऑफ इथेन विल अंडरगो कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मोल मेथड था उसके एक एक स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है आपको, कि इथेन के आपको क्या करना पड़ेगा, कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यह आपको नोन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, जब भी आप क्या करते हो, इथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो जब भी हाइड्रोकार्बन का क्या करते हो, कंबशन करते हो, तो कंबशन मीन्स क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना, बर्न करना। तो ऐसे केस में क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए आपका स्टेप 1 क्या हो जाएगा, आपको इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। क्लियर हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, इसका कंबशन कर रहे हो, यानी किसके प्रेजेंस में, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा आपका, क्या क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये तो था आपका कंबशन का रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन कंपोनेंट सभी पता है, लेकिन स्टेप 1 मैंने क्या बताया था आपको, कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, कंप्लीट एंड बैलेंस। तो कंप्लीट तो हो गया ही, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6, यहाँ पर कितना है आपका 2, तो यहाँ पर क्या कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना आपका 4, और यहाँ पर आपका कितना है आपका 3 7। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या कर दो 7/2 कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है उसका आप क्या करोगे, कंप्लीट लिखोगे और बैलेंस करके लिखोगे। ध्यान रखिएगा कैसे लिखोगे आप, पूरा पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या करना है आपको, स्टेप 2 आपको इनके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पे देखो 4 रिएक्शन कंपोनेंट हैं, तो चारों का रिलेशन आपका बना भी सकते हो खुद से, लेकिन जो प्रॉब्लम में कह रहा है आप उसी का रिलेशनशिप बताओगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम में किसका रिलेशनशिप आपसे पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का और किसका, आपका इथेन का। ये रहा इथेन, यानी इसमें आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसमें रिलेशनशिप किसका है, इथेन का रिलेशनशिप किसके साथ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखना है। ठीक है, इथेन का रिलेशनशिप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आओ, इसके कितने मोल हैं आपके पास, 1 मोल। ठीक है, इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है आपका 2 मोल। ठीक है, इसके 1 मोल आपने अगर लिया है तो इसका फॉर्म कितना हो रहा है, 2 मोल। याद रखिएगा बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 मोल का अमाउंट कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, गौर कीजिएगा 1 मोल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 × 12 + 6 × 1 कितना हो गया आपका, ये हो गया 30 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ C2H6 कितना हो गया, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम से कितना मोल ऑफ CO2 बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो 2 मोल CO2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 मोल CO2 का कैसे निकालोगे, 12 + 2 × 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 88 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चल गया कि 30 ग्राम ऑफ इथेन से कितना बन रहा है आपका 88 ग्राम। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ C2H6 obtained
ऑब्टेन्ड CO2 इक्वल्स टू कितना है आपका 88 ग्राम। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाना है तो यहाँ से आपका 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, ऑब्टेन्ड CO2 कितना हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ, आपसे कितने से पूछ रहा है, 1.5 ग्राम से पूछ रहा है, तो स्टेप 3 हम लोग कर रहे हैं। स्टेप 3 यूनिटरी मेथड लगाना है आपको, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1.5 ग्राम से, तो फ्रॉम 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑब्टेन्ड CO2 कितना हो जाएगा आपका 80/30 इंटू 1.5 ग्राम। ठीक है, 1.5 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखो, तो 80 डिवाइडेड बाई 30 इंटू आप 1.5 को क्या लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गया आपका इससे, ये हो गया आपका 5 टाइम्स और ये आपका कितना हो गया 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो रहा है, सॉरी ये 88 था, ये 88 था, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 88 था, तो 88 डिवाइडेड बाई 30 इंटू, ठीक है, वहाँ से को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 15 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 15 2 जा, तो यहाँ से आपका कितना हो गया 44, तो 44 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन से कितना CO2 फॉर्म होगा आपका 4.4 ग्राम। क्या करना है, स्टेप 1 कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, रिलेशनशिप बनाना है कि कितने ग्राम से कितना ग्राम बन रहा है, और स्टेप 3 में क्या करना है आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, दूसरा आपको स्टेप क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बनाना है, तीसरा आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होता है, जहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन आती है बहुत लोग खड़े भाग उठते हैं, तो आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना है, अच्छा रैंक लाना है, फिर अच्छे नंबर लाना है, फिर अच्छी पकड़ केमिस्ट्री में बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH required for complete neutralization of 2.5 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इस क्वेश्चन को समझो कि इसमें आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका कोई एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है और आपका क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो स्टेप 1 क्या होता है हमेशा आपका, स्टेप 1 क्या होता है, राइट डाउन द कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका रिएक्ट क्या है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या क्या देगा, ये Na2SO4 प्लस और क्या फॉर्म करेगा आपका वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है आपको। तो इधर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पर देखो, बैलेंस करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा 2 Na। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया आपका, सॉरी इधर आपका 2 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 2H2O कर दो। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर कितना है 2 and 4 6, इधर कितना है आपके पास 4 and 2 6, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे गौर करो, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका किसका रिलेशन पूछ रहा है, NaOH का और H2SO4 का, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ। देखो स्टोइकियोमेट्री में आपका क्या होगा, जरूरी नहीं कि आपका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ ही रिलेशनशिप बनाए, आपका क्या होगा, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ भी आपका रिलेशनशिप बन सकता है, यानी किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट का किसी के साथ भी आपका रिलेशन पूछ सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप 2। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ NaOH, यानी 2 मोल ऑफ NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो कंप्लीटली क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है H2SO4 को, और 1 मोल Na2SO4 बना रहा है और 2 मोल क्या बना रहा है आपका, वाटर बना रहा है। तो 2 मोल ऑफ NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कितनी मोल ऑफ H2SO4 को, 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4। अब यहाँ से आपको क्या है, ग्राम में अमाउंट दिया हुआ है तो ग्राम में चेंज कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 मोल H2SO4 से कितना आपका ग्राम NaOH रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फॉर 1 मोल H2SO4, फॉर 1 मोल H2SO4 रिक्वायर्ड NaOH कितना है, 2 मोल है, कितना है, 2 मोल है, ठीक है। उसी स्टेटमेंट को मैंने आपका क्या है, जो जिसके बेसिस पर निकालना है उसको मैंने क्या कर दिया, उस साइड में भेज दिया। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 + 32 + 4 × 16 इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और NaOH कितना हो जाएगा आपका, 2 × Na का कितना, NaOH आपका पूरा होता है 23 + 1 + 16, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 98 ग्राम H2SO4 के लिए आपको कितना रिक्वायर्ड है, गौर कीजिएगा, 98 ग्राम H2SO4 के लिए रिक्वायर्ड कितना है आपका, 40 × 2 कितना हो गया ये, 80 ग्राम, ठीक है। 80 ग्राम NaOH चाहिए। तो 98 ग्राम H2SO4 के लिए कितना चाहिए आपको, 80 ग्राम NaOH चाहिए, ठीक है। तो 1 ग्राम H2SO4 के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम H2SO4 के लिए कितना चाहिए आपका, तो कैसे निकालोगे आप, फॉर 1 ग्राम H2SO4 इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 98 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 ग्राम NaOH चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर 1 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड NaOH कितना हो जाएगा आपका, 80/98 ग्राम NaOH होगा, ठीक है। अब H2SO4 कितना है, 2.5 है, तो फॉर 2.5 ग्राम H2SO4, ठीक है, रिक्वायर्ड NaOH कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपका कितना हो गया, फॉर 2.5 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, कितना आपका हो जाएगा, 80/98 × 2.5 ग्राम NaOH, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 80/98 × 25/10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 8, और ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2 = 8, और ये आपका चला जाएगा 4 × 2 = ठीक है, 4 से तो ये कटने वाला नहीं है, 2 से जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 100, और नीचे कितना हो गया आपका 49 ग्राम, ठीक है। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो 100/49 ग्राम ऑफ किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, NaOH। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि आपने क्या किया, पहले आपने बैलेंस रिएक्शन लिखी, फिर आपने क्या किया, उसमें आपने रिलेशनशिप बनाया जो भी आपका अमाउंट का था, फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, आपने यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका क्या है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या था, मैंने 2 प्रॉब्लम आपको समझाएं। पहला आपका जो रिलेशनशिप बना था वो अगर आप देखो पहला वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी कैसा रिलेशनशिप था, वेट दिया था, वेट पूछ रहा था, ठीक है, यानी वेट वाला रिलेशनशिप था। इसमें क्या है आपका, वेट वाला ही रिलेशनशिप है, वेट दिया है, वेट ही पूछ रहा है, यानी 2 जो प्रॉब्लम है आपके वो दोनों किस पर बेस्ड थे, आपके वेट रिलेशनशिप पे बेस्ड थे। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गौर कीजिएगा, इसमें से थोड़ा सा मैं अब अलग करने वाला हूँ, ठीक है। क्या अलग होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट HTP, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट HTP फ्रॉम कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ
डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसका रिएक्शन लिखना है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है CaCO3 का। तो सोल्यूशन में स्टेप 1 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट एट एसटीपी। एसटीपी मैंने आपको समझा रखा है क्या होता है एसटीपी। एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और आपका 1 atm प्रेशर, ठीक है। ये एसटीपी का क्या होता है आपका मीन्स स्टैंडर्ड होता है। फिर इसके बाद आ जाइए आपका सोल्यूशन में स्टेप 1 क्या लिखोगे आप, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आपको क्या लिखना है, CaCO3 का आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या लिखना है, आपको रिएक्शन लिखना है। तो क्या होता है आपका CaO प्लस आपका क्या कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ये आपका क्या है बैलेंस भी है, देख लो यहाँ पर CaO ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1। दूसरा आपका क्या स्टेप होता है, आप यहाँ से क्या बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे। तो रिलेशनशिप किसका किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी इसका किसके साथ रिलेशन बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, नंबर 1 है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कितना लिबरेट हो रहा है CO2, 1 मोल CO2 क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। मैं पूरा आपको जो बोल रहा हूँ, आप अगर सॉल्व करने के लिए आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब तो वर्ड्स लिखने नहीं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक में सॉल्व करना है तो आप इस तरह से लिखोगे, फ्रॉम 1 मोल ऑफ CaCO3 लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 1 मोल। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एट STP आपको पता होना चाहिए, एट STP एवरी गैस, ठीक है, कितना उसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन, 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, आपको पता होना चाहिए, कंटेन्स 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मोल CaCO3। तो आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में बता रखा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स है तो उससे अमाउंट में आ सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स है तो उससे वॉल्यूम में भी आ सकते हो। तो इसका आप किस में कन्वर्जन करोगे, इसको ग्राम में यानी अमाउंट में ले जाओगे। तो यहाँ पर 1 मोल CaCO3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू कैल्शियम कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 48 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से आपका 1 मोल CO2 किसके बराबर हो जाएगा, 22.4 लीटर CO2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 से आपका कितना लीटर आपको STP पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कितना मिल रहा है 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम CaCO3 से कितना मिलेगा, CaCO3 से कितना मिलेगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 लीटर। और फिर आपसे किससे पूछा है, 50 ग्राम से पूछा है। तो 50 ग्राम CaCO3 से कितना मिलेगा आपका, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50 लीटर। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे 11.2 लीटर। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कितना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधे रिलेशनशिप बना सकते हो कि यहाँ से आपका क्या है, 1 मोल से कितना है आपका 22.4 लीटर। आपके दिमाग में आएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर। तो 1 मोल कितना होता है इसका, 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम से 22.4 लीटर है, तो 50 ग्राम से कितना हो जाएगा आपका 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होने लगेगा, फास्ट होने लगेगा, बस आप प्रैक्टिस करते चलो। तो ये थे आपके क्या स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। इसमें और भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं अगले वीडियो में क्या करता हूँ लाता हूँ। ये वीडियो आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक। थैंक यू।